Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. The topic of this video lecture is going to be factors affecting growth and development. तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं. सबसे पहले हम इनको मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स एंड नॉन जेनेटिक फैक्टर्स. जीन्स जो ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ उसको इम्पैक्ट करते हैं इन द वे कि जीन्स का ही बाद में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन सिंथेसिस होता है. प्रोटीन से ही हार्मोन एंजाइम्स बनते हैं जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं. तो हार्मोन्स और एंजाइम्स के प्रोडक्ट्स से ही बॉडी की फंक्शनिंग कंट्रोल होती है, इसी से इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्रोल होता है. जीन्स को मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हाउस कीपिंग जीन्स एंड सेकेंडली लग्जरी जीन्स. हाउस कीपिंग जीन्स जो नॉर्मली रिक्वायर्ड होती हैं हमेशा हर टाइम पे सेल्स को जब रिक्वायर होती हैं, जैसे कि प्रोटीन हम ले सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन के लिए जो प्रोटीन्स नेसेसरी होते हैं वो वाले प्रोटीन्स बनाने वाली जीन्स वो होती हैं हाउस कीपिंग जीन्स. और लग्जरी जीन्स ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि इंसुलिन का जीन, बाइल जीन. ये जीन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए स्पेसिफिक सेल्स को रिक्वायर्ड होते हैं, ना कि सारे सेल्स को रिक्वायर्ड होते हैं. इनको बोलते हैं लग्जरी जीन्स. तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया कि डीएनए से एमआरएनए और उससे प्रोटीन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस जब होती है ये जीन्स के थ्रू ही होती है. इसी तरह से जीन्स रेगुलेट करते हैं. इसके अलावा जीन्स में कुछ चेंजेस आ जाना, जैसे क्रोमोसोमल एब्रेशंस बोला जाता है, क्रोमोसोम्स में कुछ चेंजेस आ जाना जिससे कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, डिसइन्फेक्टेंट हो सकता है. तो उससे जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, इसमें भी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं. जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में टॉलर हो जाती है बॉडी कंपैरेटिवली, टर्नर सिंड्रोम में बॉडी कंपैरेटिवली ड्वार्फ हो जाती हैं. तो इस तरह से ये इम्पैक्ट करते हैं. उसके अलावा और भी जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस होती है ग्रोथ में, वो हम देख सकते हैं कि पेरेंट्स जो है उनके जीन्स बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, इसीलिए फिनोटिपिकली भी पेरेंट्स से बच्चे सिमिलर होते हैं. उनका कलर वगैरह ये सब कुछ चीज़ें, या फिर बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो पेरेंट्स में जाती हैं, ये जीन्स की वजह से होता है. इसके अलावा बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है वो पेरेंट के आईक्यू लेवल से मैच करता है, क्योंकि उनकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी सेम होती हैं, प्लस जीन्स भी जो ट्रांसमिट होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में होते हैं, इस वजह से उनका आईक्यू लेवल भी सिमिलर होता है. इसके अलावा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं रेस का. रेस में हम देख सकते हैं कि कुकासॉइड जो रेस होती है वो नीग्रोइड और मोंगलॉइड के कंपेरेटर में फास्टर ग्रोथ करती है. तो ये भी जीन्स के ट्रांसफ़र की वजह से हम देख सकते हैं कि ये जीन्स के ट्रांसफ़र की वजह से ये चेंजेस आते हैं. इसके अलावा प्यूबर्टी में जो बॉयज़ होते हैं वो जनरली लॉन्गर होते हैं इन कंपैरिजन उन्हीं की एज की जो गर्ल्स होती हैं उनकी कंपैरिजन में हम देखें तो ये भी उनके जीन्स की वजह से होता है. फिर इसके अलावा एग्जांपल आता है बायोरिदम एंड मैचुरेशन. ये देखा जाता है कि गर्ल्स जो अपनी प्यूबर्टी है, जो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये सब जो चेंजेस जो गर्ल्स में आते हैं वो उसी एज में आते हैं जिस एज में उसकी मदर में ये चेंजेस आए होते हैं. तो ये भी हम जीन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं. इसका ही सिक्स्थ एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो भी जीन्स में चेंजेस की वजह से आते हैं, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अकॉर्डिंगली चेंजेस कन्वर्ट करते हैं. फिर सेवन्थ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कॉन्सर्जिनिटी या इनब्रीडिंग. जब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ या फिर जैसे क्लोजली रिलेटेड पेरेंट्स की जब मेटिंग होती है तो ये देखा जाता है कि जनरली डिजीज़ का जो रेट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो कंबाइन होकर अपनी एक्टिविटी शो करने लग जाते हैं. तो इसमें एक केस स्टडी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं आप, मूर्ति एंड जमैल की, हैदराबाद की एक केस स्टडी है जिसमें ये देखा गया कि जब इनब्रीडिंग देखी जाती है, क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग देखी जाती है, तो जो उनका जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे उससे पैदा होते हैं, उनमें जो है वो डिजीज़ के रेट का नंबर ज़्यादा देखा गया है. और फीटल के लॉसेस, मतलब फीटल की जो डेथ रेट है उसको जो डिजीज़ होने के चांसेस हैं वो भी इनब्रीडिंग से ज़्यादा देखे जाते हैं. फिर जेनेटिक चेंजेस तो ये थे. अब नॉन जेनेटिक फैक्टर्स अगर हम देखें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लाइमेट ये इस तरह से इम्पैक्ट डालता है कि समर में जो है वो ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, फास्टर हो जाती है वो स्प्रिंग सीजन में. इसके अलावा माइग्रेशन का हम एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे जापान के लोगों ने जब यूएसए में माइग्रेट करते हैं तो उनके हाइट में, उनके वेट में और कुछ अदर सोमेटिक मेजरमेंट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं. फिर ट्विन स्टडीज़ की बात करें तो ट्विन स्टडीज़ ऑल्दो ये जेनेटिकली ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं, वो कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से चेंजेस आते हैं. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, इससे ये चीज़ साबित होती है. इसके अलावा इमोशनल फैक्टर्स, जो घर की कंडीशंस होती हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट डालती हैं. देखा गया है कि जो ब्रोकन होम्स होते हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, या ऑर्फनेज के जो बच्चे होते हैं, उनका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली नॉर्मल चिल्ड्रन से कम होती है.
फिर इसके अलावा बायोकेमिकल फैक्टर्स जो होते हैं, मतलब एंड हॉर्मोन्स वगैरह जो होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट पे चेंजेस डालते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि थायरॉक्सिन जो है वो 3-fold एक्शन करता है बॉडी पे। 3-fold एक्शन इन द सेंस कि वो 3 तरह से इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है और सेल मेम्ब्रेन की परमीबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन्स में से जो सब्सटेंसेस का ट्रांसफ़र है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन की। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया पे इम्पैक्ट डालता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी इंक्रीज़ करता है और प्लस माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो भी इंक्रीज़ करता है। फिर ये डीएनए पे भी इम्पैक्ट डालता है और इंड्यूस करता है डीएनए को कि वो प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा सिंथेसिस करे, प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। फिर कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, ये हार्मोन प्लेसेंटा सिक्रीट करता है जो सेक्स डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ये लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन करें। टेस्टोस्टेरॉन का प्रोडक्शन ही टेस्टीज़ के डेवलपमेंट में मेल में हेल्प करता है। और फीमेल में टेस्टीज़ का प्रोडक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन के हार्मोन की कमी होने की वजह से ही ओवरी का डेवलपमेंट होने लग जाता है, इसीलिए फीमेल जेनेटेलिया और फीमेल्स में डेवलप हो जाता है इसकी ही एब्सेंस की वजह से। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन की बात करें, वो भी एडल्सेंट का अटेन करने में हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन से ही जो जनरली हाइट और वेट जो है वो गेन होता है। बोन फॉर्मेशन में ग्रोथ हार्मोन बहुत हेल्प करता है और ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन के साथ मिलकर प्रॉपर ग्रोथ को इंश्योर करता है। ये मसल्स के साइज़ को भी इंक्रीज़ करता है और एडिपोज टिश्यूज़ को भी हेल्प करता है कि वो फैट्स को प्रोटीन में कन्वर्ट कर सके। तो ये हमने हार्मोन्स देख लिए, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। इसके अलावा हम और भी हार्मोन्स देख सकते हैं जैसे मिनरलोकोर्टिकोइड, ये जो है मिनरल्स के अपटेक में हेल्प करते हैं। सोडियम का अपटेक किडनी के द्वारा इंश्योर करवाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो है वो ग्लूकोज के अपटेक में हेल्प करते हैं। एंड्रोजन्स जो होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, ये मस्कुलर फंक्शंस में हेल्प करते हैं एंड्रोजन्स जो होते हैं। इसके अलावा जो एडल्सेंस और प्यूबर्टी के टाइम पे जो है वो सेक्स हार्मोन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, जैसे कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रीशन को इंश्योर करते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इंश्योर करते हैं कि वो भी डेवलप हो जाए। फीमेल्स में ये ओव्यूलेशन इंश्योर करते हैं, ओव्यूलेशन को कोज करते हैं। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH जो होते हैं वो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस इंश्योर करते हैं, उनकी सर्टोली की जो ग्रोथ होती है मेल्स में वो इंश्योर करते हैं। फीमेल्स में ये ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं, एस्ट्रोजन के सिक्रीशन को और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को की ग्रोथ को इंश्योर करते हैं। तो ये हो गया हार्मोन्स में बायोकेमिकल फैक्टर्स का। इसके अलावा हम देखते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। न्यूट्रिशन फैक्टर्स में देखा जाता है कि न्यूट्रिशन जितना ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाता है उतना ही ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट जो होती है वो इंश्योर होती है। गर्ल्स में ये देखा जाता है कि माल न्यूट्रिशन की समस्या जो है गर्ल्स उससे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं क्योंकि गर्ल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो माल न्यूट्रिशन की कंडीशंस को टैकल करने में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जबकि मेल्स में ये एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, इसलिए मेल जो होते हैं वो माल न्यूट्रिशन से ज़्यादातर इम्पैक्टेड देखे जाते हैं। फिर सोशो कल्चरल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, इसमें हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। सोशल कल्चरल फैक्टर्स में भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया को भी देख सकते हैं कि अगर किसी फैमिली में ज़्यादा पैसा नहीं है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर फैमिली में अवेयरनेस नहीं है कि चाइल्ड को किस तरह से डेवलप कराया जा सकता है या फीमेल्स को जो है वो किस तरह से प्रेगनेंसी के टाइम पे ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए, तो उस टाइम पे भी चाइल्ड की डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छे से इंश्योर नहीं करी जा सकती। फिर टैनर के अनुसार चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स की इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है, तो इसको भी आप सोशो कल्चरल फैक्टर्स में कोट कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाता है कि जहाँ पे पेरेंट्स में स्मोकिंग की हैबिट होती है वहाँ पे बच्चों का जो होता है वो वेट और हाइट बर्थ के टाइम पे वो कम देखा जाता है। ये सिर्फ मेल्स में नहीं, फीमेल्स में भी अगर ये हैबिट होती है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, इनफैक्ट फीमेल्स में तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। फिर सोशल मोबिलिटी बाय इंटेलिजेंस की, मतलब अगर इंटेलिजेंस बच्चों में कंपैरेटिवली बढ़ जाती है कि धीरे धीरे देखा जाता है कि जो टॉलर चिल्ड्रन होते हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो धीरे धीरे अगर टाइम के साथ ये चेंजेस आने लग जाते हैं, जीन्स में चेंजेस आने लग जाते हैं या इन्वायरमेंट में चेंजेस आने लग जाते हैं, तो सोशल मोबिलिटी इस का कारण ये चीज़ें बनती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।